अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिवर सिरोसिस। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिवर सिरोसिस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या होती है, इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हम एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड एट द एंड ऑफ इसकी हम मेडिकल मैनेजमेंट को कवर करेंगे कि इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि लिवर सिरोसिस बेसिकली होता है क्या क्या होती है। लिवर सिरोसिस का मतलब ये होता है कि इज़ अ chronic degenerative disease in which normal cell is damaged and are then replaced by fibrous or scar tissue are called liver cirrhosis। बेसिकली लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है ऑफ द लिवर का, जिसको हम कहते हैं हेपाटोसाइट, जो नॉर्मल सेल ऑफ द लिवर होता है जिसको हम कहते हैं हेपाटोसाइट, ये डैमेज हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, फाइब्रस का टिश्यू में। तो इसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस किसको कहते हैं? जब एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो नॉर्मल सेल ऑफ द लिवर है वो डैमेज हो जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय फाइब्रस का टिश्यू में, तो इसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। अब जब वंस लिवर सिरोसिस जब हो जाती है तो लिवर सिरोसिस की वजह से क्या होता है, लेट्स सपोज जो लिवर सिरोसिस है तो इसकी वजह से इधर क्या हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन बन जाती है। स्कार फॉर्मेशन की बनने की वजह से जितनी भी ब्लड सप्लाई है अब द लिवर को, जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो ब्लॉक हो जाती है और इस ब्लॉक होने इसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है कि फेलियर ऑफ द लिवर हो जाती है, मतलब लिवर की फेलियर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। कि लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल लिवर सेल होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द फाइब्रस स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है और ये क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर को ब्लॉक करता है और एट द एंड हमें क्या नजर रिजल्ट मिलता है, लिवर फेलियर। तो ये था बेसिकली लिवर सिरोसिस का डिफिनीशन। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि लिवर सिरोसिस की कितनी टाइप्स है और इसकी कितने रीजन से ये होती है। तो बेसिकली लिवर सिरोसिस की 3 टाइप्स होती है, अल्कोहलिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस सॉरी, एंड द थर्ड वन इज द बाइलरी सिरोसिस। तो फर्स्ट वन हम अल्कोहलिक सिरोसिस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड पोस्ट नेक्रोटिक एंड थर्ड वन इज द बाइलरी। अल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब ये होता है कि जब एक पेशेंट, एक बंदा क्रॉनिक यूज़ ऑफ अल्कोहल करता है, क्रॉनिक यूज़ ऑफ अल्कोहल करता है, तो इसकी वजह से इसकी जो लीवर की सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो फाइब्रस की फॉर्मेशन में एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब रिप्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इधर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस, जो कि क्या किसकी वजह से होती है, क्रॉनिक यूज़ ऑफ अल्कोहल की वजह से होती है। जो सेकंड टाइप होती है वो है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को वायरल इन्फेक्शन हुई है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये दोनों की वजह से लीवर के जो नॉर्मल सेल है वो डैमेज हो जाती है। तो आफ्टर इन्फेक्शन की बाद जब लीवर के सेल डैमेज हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट मीन आफ्टर, यानी बाद में, नेक्रोटिक मीन के एक सेल का डैमेज हो जाना और सिरोसिस मीन कि लीवर का डैमेज हो जाना, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। तो हमने आपको बताया कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, या वायरल हेपेटाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। थर्ड वन जो सिरोसिस होता है वो है बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस का मतलब ये होता है कि ये है नॉर्मल लीवर और लीवर से इस तरह के एक डक्ट निकली हुई है जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट।
अगर इसमें स्टोन की डेवलप हो जाती है या इसमें ब्लॉकेज आती है या कोई भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इधर लीवर में हमारे पास बाइल होती है। इस बाइल की ड्रेनेज नहीं होती है क्योंकि ये जो बाइल डक है ये ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से जो इधर लीवर की जो नॉर्मल हेपाटोसाइट सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि इधर की जो बाइल डक है वो ब्लॉक हो जाती है और इस ब्लॉकेज होने की वजह से इधर की जो बाइल की ड्रेनेज है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से जो लीवर की जो नॉर्मल सेल है वो डैमेज हो जाती है। तो ये तड़ हमारे पास तड़ 1 बाइलरी सिरोसिस। सो बाइलरी सिरोसिस का जो रीज़न होती है क्यों होती है, तो वो इसलिए होती है कि जो बाइल का डक है ये क्या होती है, ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या ये ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, या स्टोन इसमें पड़ जाए या कोई भी रीज़न की वजह से ये ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होता है ऑफ द लिवर और डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइलरी सिरोसिस, यानी ये बाइल डक की वजह से होती है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस पढ़ लिया। अल्कोहलिक सिरोसिस जो कि क्रोनिक अल्कोहल यूजेस की वजह से होती है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जो कि किस की वजह से होती है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, एंड द थर्ड वन इज़ द बाइलरी सिरोसिस की वजह से होती है। ये थी 3 टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस। अब हम इसके बाद लीवर की जो नॉर्मल इसकी जो ड्रेनेज है वो हम पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो लेट्स सपोज आप ये देख लो, ये है लीवर और ये है इंटेस्टाइन, यानी जो एब्डोमिनल रीजन में लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हार्ट। तो बेसिकली क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है इसकी ड्रेनेज हो जाती है, इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है लीवर में, और ये जो न्यूट्रॉन है ये बजरिए पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर जब मेटाबॉलिज्म हो जाती है लीवर में इसकी, फिर इधर से लीवर से ये हेपेटिक वेन के ज़रिए इंफीरियर वेना केवा ऑफ द हार्ट तक पहुंचती है। फिर ये जो ब्लड होती है ये वापस एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी को सप्लाइड हो जाती है, तो इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। तो इसको ये तो था नॉर्मल लीवर की कुछ फिजियोलॉजी मैंने आपको समझाई। अब हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है लीवर का। लेट्स सपोज ड्यू टू एनी एथियोलॉजिकल फैक्टर, या तो कोई पर्सन अल्कोहलिक यूज़ करता है या बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं या वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेल होते हैं इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और ये इस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो सेल है वो फाइब्रस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इस फाइब्रस फॉर्मेशन की वजह से जितनी भी ब्लड सप्लाई है ऑफ द लीवर का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती है। लीवर से जितनी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाती है वो नहीं होती है, और बाइल की ड्रेनेज लीवर से नहीं होती है। तो एट द एंड रिजल्ट हमें क्या मिलती है, एट द एंड रिजल्ट हमें लीवर फेलियर मिलती है। तो ये था इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। अब हम इसकी स्टेजेस ऑफ लीवर सिरोसिस पढ़ते हैं कि लीवर सिरोसिस की स्टेजेस क्या होती है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लीवर क्या होते हैं। ड्यू टू एनी एथियोलॉजिकल फैक्टर, जब लीवर की जो नॉर्मल सेल है इसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये फाइब्रस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीवर की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक हो जाती है, और इसकी बाइल ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो एट द एंड रिजल्ट हमें लीवर फेलियर मिलती है। तो ये था इसकी पैथो फिजियोलॉजी, सॉरी। अब हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे कि लीवर सिरोसिस की कितने स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट और लीवर, यानी जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाइल डक्ट का या लीवर का। सेकंड स्टेज में क्या होते हैं कि इसका जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसकी वजह से फाइब्रस स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है।
थर्ड स्टेज में क्या होते हैं कि कम्प्लीटली लीवर का डैमेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। और फोर्थ स्टेज में एट द एंड हमें रिजल्ट जो मिलता है वो है लीवर फेलियर, कि लीवर अपना काम करना छोड़ देती है। तो ये था हमारे पास लीवर की स्टेजेस। अब हम इसकी कुछ और भी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, वो है न्यूड्यूल्स ऑफ द लीवर। सो बेसिकली नॉर्मल लीवर का डायग्राम कुछ इस तरह होते हैं, और जब लीवर सिरोस हो जाते हैं तो इसमें न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसा कि आप ये देखते हैं, जो छोटी छोटी रेड कलर है, इसको हम कहते हैं न्यूड्यूल्स है। तो इस तरह न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इसमें कुछ न्यूड्यूल्स होते हैं जो कि माइक्रो न्यूड्यूल्स होते हैं, जिसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर से कम होते हैं। कुछ कुछ को हम मैक्रो न्यूड्यूल्स कहते हैं, जिसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। और कुछ मैक्स न्यूड्यूल होती है, जिसकी डायमीटर 3 मिलीमीटर से कम या ज़्यादा होती है। तो ये थे इसकी न्यूड्यूल्स ऑफ द लीवर। अब हम इसके बाद इसकी कॉजेस ऑफ द लीवर सिरोसिस पढ़ेंगे, कि बेसिकली लीवर सिरोसिस के कितने कॉजेस होती हैं, मतलब इसकी एटियोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक कंजम्पशन करता है तो इसमें लीवर सिरोसिस हमें मिलती है। तो हम इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस करेंगे कि कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर है। जैसा कि एक पर्सन लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक की कंजम्पशन करता है तो इसमें ये लीवर सिरोसिस होती है। इस तरह अगर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो इसमें भी होती है लीवर सिरोसिस। क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाती है लीवर को, तो इसमें भी लीवर सिरोसिस हमें मिलती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, तो इसमें भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल लीवर होता है, इसके ख़िलाफ़ हमारा बॉडी ख़ुद एंटीबॉडी की प्रिपरेशन करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो कि इस जो नॉर्मल लीवर सेल होता है, जिसको हम हेपाटोसाइट कहते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई है, ये इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जितनी भी लीवर सेल है वो डैमेज हो जाती है और वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से इसलिए होती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन क्रोनिक इंटेक ऑफ फैटी एसिड करते हैं, हेवी मील करते हैं, तो इसमें भी ये दिक्कत हो सकती है कि लीवर सिरोसिस होती है। ओबेसिटी पर्सन में हो सकते हैं, एंड कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, लीवर को डैमेज हो जाती है एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, तो इसमें भी लीवर सिरोसिस की चांसेस होती है। इसकी हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे कि कौन से, अगर किसी पर्सन को लिवर सिरोसिस हो जाती है तो कौन कौन से अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो जो अर्ली स्टेज के अलामात होते हैं उसमें हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब इसको भूख नहीं लगती है, इसको नौजिया होती है, वेट लॉस हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर होती है, एनीमिया होती है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होती है, एंड विटामिन की डिफिशिएंसी होती है। ये तो थी इसकी अर्ली स्टेजेस ऑफ साइन एंड सिम्टम। इसकी जो लेटर स्टेज साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसमें हमारे पास एसाइटिस होती है। एसाइटिस का मतलब होती है कि एकमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल, मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये है, लेट्स सपोज कि ये जो बाइल का जो डक है ये ऑब्स्ट्रक्ट है, ये क्लोज है, इसकी ड्रेनेजेस की, इसमें जो बाइल की फ्लो होती है वो नहीं आ रही है। तो जो लीवर है इसमें हमारे पास तो बाइल भी है और भी फ्लूइड मॉलिक्यूल वगैरह ये होती है। तो इस जो फ्लूइड है वो लीकेज हो जाते हैं एब्डोमिनल एरिया में। तो इस एब्डोमिनल एरिया में एकमुलेशन हो जाती है, एक्सेसिव फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एसाइटस। इसको हम क्या कहते हैं, एसाइटस। एसाइटस मीन एकमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम कहते हैं एसाइटस। तो इसलिए लीवर सिरोसिस में एसाइटस होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम को पढ़ेंगे, वो है
जॉन्डिस। अब जॉन्डिस किसको कहते हैं? जॉन्डिस इसको कहते हैं जब आपका जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल होता है, सीरम बिलिरुबिन बिलिरुबिन, सॉरी मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने इस रिकॉग्नाइज करना है कि जब सीरम बिलिरुबिन का लेवल एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है तो इसको हम कहते हैं जॉन्डिस। अगला लेक्चर हमारा जॉन्डिस ही है, तो इसको हम कहते हैं जॉन्डिस। तो इसमें जॉन्डिस भी होती है क्योंकि जब मैं आपको इसका रीज़न में जॉन्डिस की टॉपिक में आपको समझाता हूँ, अब इसमें हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जॉन्डिस किसको कहते हैं? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द सीरम बिलिरुबिन लेवल, तो इसको हम जॉन्डिस कहते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होती है क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो की, तो ब्लड की ड्रेनेज नहीं होती है, ब्लड फ्लो नहीं होते, तो जिसकी वजह से जो वेसल होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है और इसमें रप्चर होने की चांसेस होती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा गाल स्टोन की हो सकती है कि गाल स्टोन होती है, डार्क कलर ऑफ यूरिन होती है, पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी जो अगर हम न्यूट्रॉन को ओरली इनटेक करते हैं तो वो इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, इंटेस्टाइन से फिर ये लीवर में चला जाता है, लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और फिर लीवर से ये जो न्यूट्रॉन होता है ये ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी को मतलब हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर ये लीवर है, लीवर से फिर ये हार्ट में चला जाता है और हार्ट से फिर एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। लेकिन अगर लीवर डैमेज है तो फिर इसकी सप्लाई नहीं होती है, तो हमारे दिमाग को भी न्यूट्रन की सप्लाई होना ज़रूरी है। तो इस न्यूट्रन की प्रोवाइड हो ना होने की वजह से हमें पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं, मतलब हमारा मेंटल रिटार्डेशन हो जाते हैं, पर्सनल चेंजेस आते हैं, मतलब हमारा जो मेंटली कन्फ्यूजन है वो बिगड़ जाती है। तो ये था इसकी साइन एंड सिम्टम। अब हम इसकी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे कि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है। तो लीवर सिरोसिस की डायग्नोसिस के लिए पहले आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन करनी है, फिर इसके बाद आपने फिज़िकल एग्जामिनेशन करनी है। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट से पूछताछ करना है। फिज़िकल आपने ख़ुद पेशेंट को देखना है कि इसके कौन साइन एंड सिम्टम जो आपको फिज़िकल अपीयरेंस हो जाते हैं। इसके अलावा ESR टेस्ट आपने करवाना है, ये ज़्यादा होता है। CBC आपने करवाने हैं, CBC में हमें मोस्टली एनीमिया देखता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होते हैं WBC काउंट इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा SGPT टेस्ट हम करेंगे तो SGPT नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा आती है। इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हम कर सकते हैं, इसमें लीवर की जो नॉर्मल एनाटमी होती है वो थोड़ा शेप यानी साइज़ शेप वगैरह चेंज हो जाती है लीवर सिरोसिस में। और अगर इससे कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर हम लीवर बायोप्सी करते हैं, यानी लिविंग बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग थिंग, तो हम फिर लीवर बायोप्सी करते हैं ताकि हम इसकी जानकारी हासिल करें। अगर किसी पर्सन को लीवर का सिरोसिस हो जाती है तो हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट कौन कौन से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है एंटीबायोटिक। आपने इसको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करना है ताकि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो जाती है, इसकी वजह से एलिमिनेट हो जाती है। दूसरा आपने प्रेस्क्राइब करना है एंटीवायरल ड्रग, ताकि वो वायरल इन्फेक्शन अगर हुई है जैसे कि हेपेटाइटिस B वायरस, C वायरस होती है तो एंटीवायरल ड्रग आपने देना है ताकि वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा एनाल्जेसिक देना है ताकि इसकी पेन कंट्रोल हो जाए। डायूरेटिक्स देना है। डायूरेटिक्स क्यों देना है? ताकि जो इसमें मैंने आपको समझाया कि लीवर सिरोसिस में फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम डायूरेटिक्स ड्रग्स देते हैं ताकि क्या हो जाते हैं, इसकी जो मैच्योरेशन प्रोसेस है वो यानी इसको जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाए ताकि ये फ्लूइड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो मेंटेन हो जाए, ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड
बॉडी से निकल हो जाए, तो इसलिए हम डायूरेटिक्स ड्रग्स देते हैं। इससे अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ताकि वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए बाय द हेल्प ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो तो इस एंटी वॉमिटिंग ड्रग आपने देना है। तो ये था इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। तो कंप्लीट हमने जितनी भी इसकी टाइप्स होती है, साइन एंड सिम्टम, एटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने कंप्लीट डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बिल की आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।